तो स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर की तैयारी पर। आज हम लोग कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री में उपसंयोजक यौगिक चैप्टर से आईपीसीएम बनाना सीखेंगे। आईपीसीएम क्योंकि देखिए उपसंयोजक यौगिक जो चैप्टर है ये पूरे के पूरे 7 नंबर में आता है। पूरे के पूरे 7 नंबर में आता है। ये उपसंयोजक यौगिक जो चैप्टर है पूरे के पूरे 7 नंबर में आता है। और आईपीसीएम जो होता है ना, इस 4 से 5 क्वेश्चन इसी से दे देता है। 4 से 5 क्वेश्चन कब 7 सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं। सातों सेट में किसी न किसी सेट में 4 से 5 क्वेश्चन दे देता है हमेशा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 से 5 क्वेश्चन इसी से दे देता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए हम पहले बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो हम लोग आईपीसीएम बनाना सीखेंगे कि नहीं, कैसे बनाते हैं आईपीसीएम। आईपीसीएम अगर बनाना जान जाएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन अपने कवर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें कि आईपीसीएम देखिए बनाने का तरीका हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि बनाने का तरीका। देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, इसको रूल को बस ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहली बात कि उपसंयोजक यौगिक में क्या होता है कि उपसंयोजक यौगिक में ना, अब जब भी आपको पेपर मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें देखिएगा जब भी जहां भी आपको बड़ा कोष्टक दिख जाए, जहां भी आपको बड़ा कोष्टक दिख जाए तो समझिएगा ना उपसंयोजक यौगिक चैप्टर से दिया हुआ है। बस इतनी बात, पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ। जहां भी क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखिएगा, जहां भी बड़ा कोष्टक आपको दिख जाए तो समझिएगा कि ये उपसंयोजक यौगिक चैप्टर से दिया हुआ है। और इसमें कुछ भी दिया रहता है, इसमें इससे हमसे मतलब नहीं है। इसके अंदर कुछ भी दिया रहे उससे हमसे मतलब नहीं है। इसके अंदर कुछ भी दिया रहता है उससे हमसे नहीं मतलब है। बस इतना बस ध्यान दीजिएगा कि बड़े कोष्टक के अंदर है तो हम उसको उपसंयोजक यौगिक कह देंगे। 100 बात की एक बात, इतनी बात को बस ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उपसंयोजक यौगिक कितनी बात समझ में आ गई कि मतलब पेपर में जब भी दे बड़ा कोष्टक दिख जाए तो समझ जाइएगा कि उपसंयोजक यौगिक चैप्टर से दिया हुआ है। तो देखिए बनाने का तरीका अगर हम बात करते हैं इसमें, तो बनाने का तरीका ध्यान से भी देखिएगा। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं यदि दिया हो तब, यदि दिया हो तब। ध्यान से देखिए, यहाँ से रूल नंबर 1 में लिखे हैं कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं यदि दिया हो तब। देखिए क्या होता है कि उपसंयोजक यौगिक में जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, देखिए तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो देखिए K4 Fe6, देखिए K4 Fe6 है ये। क्या देखिए इसमें दिया है ना, K4 Fe6। देखिए K4 जो रहता है ये बाहर रहेगा, ये देखिए ये बाहर है। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ से देखिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो K4 Fe6, ध्यान देखिए K4 Fe6। देखिए हम लिखे यहाँ पे कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं यदि दिया हो तब। देखिए सबसे पहले धनायन, देखिए ये धनायन वाला हिस्सा। देखिए धनायन को हमेशा याद रखिएगा कि धनायन को हमेशा उपसंयोजक यौगिक में सबसे जो आईपीसीएम जो बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि धनायन को हमेशा बड़े कोष्टक के बाहर लिखते हैं, बड़े कोष्टक के बाहर लिखते हैं और ऋणायन हमेशा पीछे रहता है। इतनी बात ध्यान दीजिएगा कि हमेशा धनायन को आगे लिखा जाता है और ऋणायन को हमेशा पीछे लिखा जाता है। इस वाले चैप्टर में हमेशा धनायन को आगे लिखते हैं और ऋणायन को पीछे लिखते हैं। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपको दिख रहा है K4 जो है, ये वाला ये धनायन वाला हिस्सा है। ये इसको हम लोग धनायन के ये वाला धनायन वाला हिस्सा है। ध्यान से देखिए हमेशा धनायन आगे रहता है, बाकी पीछे वाला ऋणायन समझ लीजिए एक तरह से पीछे वाला ऋणायन। तो ऋणायन वाला हिस्सा हमेशा पीछे रहेगा। हमेशा मान लीजिए ऋणायन वाला पीछे रहता है तो पीछे हमेशा ऋणायन का लिखा जाता है। तो मान लीजिए ये ऋणायन है, पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है, ये निगेटिव वाला हिस्सा। देखिए इसके पीछे भी ना, देखिए कभी कभी ये नहीं रहेगा तो इसके पीछे Cl हमेशा Cl3 आ जाए, मतलब C2O4 आ जाए, मतलब हमेशा जो पीछे वाला हिस्सा आ जाए Cn आ जाए साइनो के रूप में, तो जो पीछे है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। चाहे यहाँ पे अगर मान लीजिए ये नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो Cl3 मान लीजिए यहाँ पे आ गया तो ये ऋणायन की ये वाला जो हिस्सा होता है ये पॉजिटिव वाला हिस्सा बन जाता है। अब ये वाला हिस्सा पॉजिटिव वाला बन जाता है और ये वाला हिस्सा निगेटिव वाला हिस्सा बन जाता है। तो अब इसको हम पूरे को इस वाले पूरे बड़े कोष्टक वाले को मान लीजिए पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हिस्सा बन जाता है। और ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा पूरा निगेटिव बन जाता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा
कि हमेशा धनायन को आगे लिखते हैं और ऋणायन को हमेशा पीछे लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई होप समझ में आई होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, अभी हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर इसके बाद बड़े कोष्टक के अंदर जाएंगे, देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। K4 FeCN6, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है इसको, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है K4 FeCN6। यहाँ पे देखिए K4 FeCN6, देखिए सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद रूल दूसरा का आता है कि फिर इसके बाद बड़े कोष्टक के अंदर जाते हैं, देखिए बड़े कोष्टक के अंदर जाइए आप, बड़े कोष्टक के अंदर देखिए, बड़े कोष्टक के अंदर जाने के बाद देखिए लिखे हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद बड़े कोष्टक के अंदर जाएंगे, यहाँ पे चले जाइए और जाएंगे और लिगेंड का नाम लिखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले समझिए कि इसमें लिगेंड कौन है। देखिए जो बड़े कोष्टक के अंदर जो छोटे कोष्टक के अंदर होगा, जो छोटे कोष्टक के अंदर होगा हमेशा वो लिगेंड होता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। देखिए जो बड़ा कोष्टक है उसके अंदर जो छोटे कोष्टक के अंदर आता है वो हमेशा लिगेंड होता है। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा लिगेंड है, ये वाला जो हिस्सा है CN वाला हिस्सा, ये लिगेंड है। तो इतनी बात समझ में आई होगी, बड़े कोष्टक के अंदर जो छोटे कोष्टक के अंदर रहता है वो हमेशा लिगेंड कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। देखिए अब इसमें हम बात करते हैं कि Fe क्या है, तो Fe देखिए केंद्रीय धातु परमाणु है, ये इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। देखिए ये वाला हिस्सा जो है Fe जो है आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा ये केंद्रीय धातु परमाणु है। जबकि जो K4 देख रहे हैं आप, ये K4 वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग आयनिक मंडल कहते हैं या आयनिक परिसर, इसको हम आयनिक मंडल कहते हैं या आयनिक परिसर। देखिए जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप K4 वाला, ये वाला हिस्सा है, इसको हम आयनिक मंडल या आयनिक परिसर के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर लिगेंड की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में आए, अगर लिगेंड की संख्या, देखिए लिगेंड ये है, अब लिगेंडों की संख्या 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कुछ भी बदले, जो 6 देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आए, उसके साथ देखिए लिखे हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में आए तो क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का यूज करते हैं। मतलब यहाँ अगर 2 आएगा तो हम लोग डाई लगा के लिखेंगे, अगर 3 आएगा तो ट्राई लगाएंगे, अगर 4 आएगा तो टेट्रा, 5 आएगा तो पेंटा, 6 आएगा तो हेक्सा। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए अगर लिगेंड की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में आए क्रमशः, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिगेंड का नाम लिखने से पहले ही लिखेंगे। देखिए जब भी हम आईपीसी में बनाएंगे तो लिगेंड जो है आप देख रहे हैं, लिगेंड के नाम को लिखने से पहले ही इसका हम यूज करेंगे, इसका डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये जो है ना, इसको लिगेंड के नाम लिखने से पहले ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस रूप में आए, तो जब भी हम आईपीसी में बनाएंगे तो CN जो है उसका नाम लिखने से पहले हम उस 6 है, 6 के लिए हम हेक्सा का यूज करेंगे। 6 के लिए देखिए हम क्रमशः लिखे हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। इतनी बात क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, इतने रूल से आपको बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतने रूल से आप बना लेंगे, इतने रूल से आप एग्जाम में काम चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। देखिए फिर इसके बाद देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है कि फिर इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे तथा उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। फिर क्या मैंने कहा, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें देखिए केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, Fe है। केंद्रीय धातु परमाणु हुआ, केंद्रीय धातु परमाणु, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए केंद्रीय धातु परमाणु नाम का लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ये जो दिया है केंद्रीय धातु परमाणु, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग रोमन पद्धति में लिखेंगे। ठीक है, रोमन पद्धति में लिखेंगे। अब आगे देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब 2 लिगेंड एक साथ हों, जब 2 लिगेंड हो, जब बड़े कोष्टक के अंदर 2 लिगेंड आ जाए
तो दो लिगेंड आ जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अल्फाबेटिकल फॉर्म के आधार पर हम लोग इसकी प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है CrH2O6Cl3 CrH2O6Cl3। देखिए यहाँ पे दो लिगेंड है, दो लिगेंड आ रहे हैं। देखिए H2O6 और एक Cl3। देखिए ये वाला इसको को देखिए हमने बताया था कि हमेशा लिगेंड बड़े कोष्टक के अंदर देखिएगा, छोटे कोष्टक के अंदर भी मिलेगा। देखिए छोटे कोष्टक के अंदर रहती है, ये लिगेंड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे छोटा कोष्टक नहीं लगा है, यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा भी सकता है और नहीं लगा सकता भी है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ छोटा कोष्टक दे भी सकता है और नहीं भी देगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी अंदर आ जाए, केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा इन दोनों से आगे लिखते हैं, इन दोनों से आगे लिखा मिलेगा आपको। जब भी केंद्रीय धातु परमाणु मिलेगा वो आपको हमेशा लिगेंड से आगे देखने को मिलता है। तो Cl3 जो है यहाँ पे ये भी लिगेंड का काम कर रहा है। लिगेंड है, H2O6 भी है, यहाँ पे लिगेंड का काम कर रहा है। तो इतनी बात ध्यान हो गई कि देखिए जब दो लिगेंड हो तो अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल फॉर्म में, अल्फाबेटिकल आधार पर लिखते हैं, अल्फाबेटिकल आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखते हैं। और प्राथमिकता किसको देते हैं? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे ए क्रम से देते हैं, जैसे ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, सी पहले आएगा, जैसे नाम की पहले अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख रखा था पहले, अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए दो इसमें लिगेंड आ रहे हैं, एक साथ दो लिगेंड आए हैं। बड़े कोष्टक के अंदर देखिए एक साथ दो लिगेंड आए हैं। तो देखिए अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका बताते हैं आपको, एग्जाम्पल कैसे बनेगा। एक एग्जाम्पल हम अपनी ओर से लेते हैं। देखिए इसी को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं K4FeCl6 जो लिए हैं, इसी को हम लिख के बनाते हैं पहले आईपीसी नेम। देखिए और एक जरूरी बात की ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये वाले नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इन चारों का नाम याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। इन चारों का नाम याद रख लीजिए, काम चल जाएगा आपका। देखिए Cn से क्या होता है? साइनो। ध्यान दीजिएगा Cn से क्या होता है? साइनो। C2O4 से क्या होता है? ऑक्जेलेटो। देखिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ऋणावेशित शंकु, ये ऋणावेशित लिगेंड है, ये ऋणावेशित लिगेंड होते हैं। ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, निगेटिव लिगेंड होते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या मैंने कोष्टक में लिख रखा है, छोटे कोष्टक में। देखिए Cn का ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। लेकिन C2O4 का नाम जो होता है ऑक्जेलेटो के नाम से इसको जानते हैं। देखिए NH3 को एमीन कहते हैं, लेकिन देखिए NH3 जो है ना, ये उदासीन लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड है। H2 जो है ना, एक्वा जो है, ये भी एक उदासीन लिगेंड है। इसलिए इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ये शून्य होती है। इसलिए इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या मैंने शून्य रखी है। ये उदासीन लिगेंड होते हैं, उदासीन लिगेंड। देखिए ये जो लिखे आप देख रहे हैं NH3 जो देख रहे हैं और H2O, इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये उदासीन लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, आईपीसी ने बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ, वाला एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं। यही वाला एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आप स्क्रीन, अगर चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, मैं ऊपर वाला ये यहाँ का हिस्सा मिटाकर एग्जाम्पल ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ। देखिए ये वाला एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे। अब इसका आईपीसी ने हम देखेंगे कैसे आईपीसी ने बनाएंगे। देखिए तो रूल के हिसाब से चलेंगे, रूल के हिसाब से आप चलेंगे ना तो कहीं फंसेगा नहीं। रूल के हिसाब से चलिएगा। देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं। यदि दिया हो तब, यदि नहीं दिया हो तो नहीं लिखेंगे, यदि दिया हो तो लिखेंगे। देखिए धनायन मैंने बताया कि आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये धनायन वाला हिस्सा है। K4 जो देख रहे हैं आप, ये धनायन वाला हिस्सा है, जिसको हम आयनिक मंडल या आयनिक परिसर भी कहते हैं। जबकि इसके पीछे वाला हिस्सा ऋणात्मक वाला हिस्सा होता है। अब देखिए तो इसका हम नाम लिखेंगे। देखिए धनायन का नाम लिखिए, सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, K4 है। देखिए धनायन जब भी आ जाए ना, सबसे पहले कोष्टक के बाहर, याद रखिएगा जब भी धनायन आए कोष्टक के बाहर तो हमेशा उसको सब साधारण नाम उसका लिखा जाता है, हमेशा उसका साधारण नाम लिखते हैं। तो जो K4 आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका साधारण नाम लिखेंगे। जो K है उससे जानते हैं K से पोटेशियम होता है, पोटेशियम का संकेत ही K होता है, तो उसका हम साधारण नाम लिखेंगे। देखिए पोटेशियम जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम, तो इसका हम साधारण नाम लिखेंगे पोटेशियम।
देखिए पोटेशियम, इसका हमने साधारण नाम लिखा है पोटेशियम, देखिए पोटेशियम। अब ध्यान से दूसरा रूल आता है कि फिर इसके बाद बड़े कोष्टक के अंदर जाएंगे, बड़े कोष्टक के अंदर आइए, इसका इसका हमने नाम लिख रखा है। अब इसके अंदर आएंगे बड़े कोष्टक के भीतर, देखिए बड़े कोष्टक के जब अंदर आएंगे तो देखिए बड़े कोष्टक के अंदर जाएंगे और लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो बड़े कोष्टक के अंदर जाइए और लिगेंड का नाम लिखते हैं। देखिए लिगेंड का मैंने नाम लिखा है, लिगेंड क्या है, लिगेंड यहाँ पे देखिए साइनो है, मैंने बताया कि ऋणात्मक ऋणावेशित लिगेंड होते हैं ये। तो इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, देखिए इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइनो, लिखेंगे साइनो। देखिए साइनो हमने लिख लिया, तो पोटेशियम लिख लिया, पहले नाम लिख लिया है। अब इसके बड़े कोष्टक के अंदर गए हैं और लिगेंड का नाम लिखे हैं साइनो। लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसके अंदर नीचे थोड़ा सा लिखे हैं कि देखिए जब अगर लिगेंड की संख्या 2 3 4 5 6 के रूप में आए, 2 3 4 5 6 के रूप में आए, तो क्रमशः डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा का यूज करते हैं। देखिए 6 आया है तो 6 के लिए हेक्सा का यूज करेंगे, तो 6 के लिए हेक्सा। लेकिन ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा है लिगेंड के नाम लिखने से पहले ही लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम हमने लिखा है उससे पहले ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हेक्सा का यूज होगा। तो यहाँ पे हमने हेक्सा का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेक्सा का यूज करेंगे। देखिए तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनो हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे तथा उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति है। देखिए तो केंद्रीय धातु परमाणु इसमें हमने बताया केंद्रीय धातु परमाणु ये Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु Fe केंद्रीय धातु परमाणु हमने बताया था। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम देखिए लिखते समय ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब भी बड़े कोष्टक के बाहर अगर धनायन का हिस्सा आ जाए, जब भी बड़े कोष्टक के बाहर अगर धनायन का हिस्सा आ जाए, तो उसका नाम लिखने से पहले ध्यान दीजिएगा जो सेंट्रल मेटल एटम है केंद्रीय धातु परमाणु, उसका नाम लिखने से उसके नाम में 8 लगाकर लिखते हैं, 8 लगाकर लिखते हैं। अगर बाहर अगर धनायन आएगा तो, अगर बाहर आएगा धनायन तो उसके लिए हम 8 लगाकर लिखते हैं। जैसे देखिए K4 आया है तो ये अब धनायन वाला हिस्सा आ गया, तो यहाँ पे जो इसका साधारण Fe के क्या जानते हैं, Fe के लिए हम क्या जानते हैं कि फेरस होता है, Fe के लिए हम लोग जानते हैं कि फेरस होता है। देखिए Fe के लिए हम लोग जानते हैं कि फेरस होता है। लेकिन अभी हमने कहा है कि अगर बाहर का हिस्सा अगर धनायन आ जाए, तो फेरस में 8 लगा के लिखते हैं। देखिए इसमें हम लोग इसका नाम बदल के क्या लिखते हैं, फेरेट हो जाता है। इसका अगर बाहर अगर धनायन आएगा तो उसके लिए हम फेरेट का यूज करेंगे, फेरेट भी होता है, कहीं कहीं फेरेट भी लिखाएगा, फेरेट भी लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, फेरेट और फेरेट दोनों भी होता है। तो देखिए जब भी अगर बाहर का हिस्सा अगर धनायन वाला हिस्सा आ जाए, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय फेरेट या फेरेट का यूज करते हैं। तो देखिए फेरेट या फेरेट का यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके लिए मैं एक और बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे निकिल, Ni से हम लोग जानते हैं कि निकिल होता है, Ni से निकिल होता है, हम लोग जानते हैं Ni से निकिल होता है। तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पे अगर बाहर यहाँ पे अगर Ni अगर आया होता, यहाँ पे अगर Fe की जगह पर Ni आया होता, यहाँ Fe की जगह Ni आया होता, तो ध्यान दीजिएगा उसका नाम लिखने से पहले देखिए अगर उसका आईपीसी नेम बनाएंगे अगर हम, तो निकिल जो साधारण नाम है उसका हम 8 लगा के लिखते हैं। हमने बताया 8 लगा के लिखते हैं, शब्द के अर्थ में 8 आता है। यहाँ पे 8 जरूरी नहीं है कि दिखाएंगे हम, शब्द के अर्थ में आता है। देखिए निकिल हो गया, अब इसका हम जब बनाएंगे अगर आईपीसी नेम, तो इसी का नाम हो जाता है निकिलेट हो जाता है, निकिलेट। देखिए निकिलेट हो जाता है, ये वाला हिस्सा जो होता है ना निकिलेट हो जाता है। निकिलेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा Fe जो है उसको हम फेरस को फेरेट करके लिखेंगे। देखिए फेरस को फेरेट करके लिखेंगे, तो देखिए फेरेट लिखते हैं। आप यहाँ पे फेरेट भी लिख सकते हैं, फेरस भी लिख सकते हैं। अब देखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, Fe की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में लिखेंगे। देखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे K कितना है, K की संयोजकता आप जानते हैं कि +1 होती है, तो +1 के लिए हम +1 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। +1 कितना है, 4 है, K कितना है, 4 है, तो 4 इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो उसको x मान लेते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, यहाँ पे कुछ भी हो केंद्रीय धातु परमाणु क्या आ जाएगा, तो Ni हो, Na हो, Fe हो, कुछ भी हो उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, और जब भी निकालेंगे x मान लेंगे। तो देखिए +x, ठीक है। अब Cn, देखिए Cn मैंने बताया कि ऋणावेशित लिगेंड होता है, तो Cn साइनो,
इसकी आंशिक संख्या -1, इसकी -1 संयोजकता होती है, इसकी संयोजकता -1 होती है। देखिए -1 तो कितना है, Cn कितना है, 6 है। देखिए -1 गुणे 6, देखिए और बराबर 0, देखिए तो 4 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गुणा करके जोड़ घटा लेंगे आप, x -6 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे ना तो x -2 घटाएंगे तो x -2 आएगा, और उसको पक्षांतर अगर -2 को उधर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। +2 आ जाता है। देखिए तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि देखिए जो x -2 है इसको हम उधर लेके जाते हैं तो +2 हो जाएगा। अब इसी को ना रोमन पद्धति में लिखते हैं। जब 20 की अक्षरों संख्या निकालेंगे तो इसका +2 आएगा, और इसको हम लोग रोमन पद्धति में लिखते हैं। देखिए रोमन पद्धति में लिखेंगे, इसको रोमन पद्धति में लिख के कोष्टक बंद कर देते हैं। बस इसको एफिशिएंट बन गया। मैंने कैसे किया, देखिए ध्यान दीजिएगा एक बार और फिर से। सबसे पहले साधारण नाम इसका लिखेंगे, अगर बाहर दिया हो तब। अभी हम एग्जाम्पल और बताएंगे आपको। अगर बाहर दिया होगा तो पोटेशियम सबसे साधारण नाम। फिर इसके बाद अगर देखिए फिर इसके बाद बड़े कोष्टक के भीतर जाएंगे और लिगेंड का नाम लिखते हैं। देखिए लिगेंड का नाम लिखने से पहले लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर लिगेंड की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में आती है तो डाई टेट्रा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 आया था तो उसके लिए हेक्सा का यूज किए हैं, लिगेंड का नाम लिखने से पहले यूज किए हैं। फिर इसके बाद लिगेंड का नाम लिखे हैं साइनो। फिर इसके बाद देखिए अगर बाहर वाला हिस्सा अगर धनायन है तो यहाँ पे 8 का प्रयोग करके लिखते हैं। Fe जो है इसकी साधारण नाम, जिसका साधारण नाम होता है उसमें 8 लगा कर लिखते हैं। तो देखिए फेरट हो जाएगा, फेरट यहाँ पे लिख दिया हमने, हो गया फेरट। यहाँ पे आक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो इसकी आक्सीकरण संख्या अगर हम निकालेंगे Fe की तो +2 आएगी, आक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे, निकाल के एक बार देख भी सकते हैं इसको x मानकर, तो +2 आएगी, +2 हो जाएगा। इसका आईपीसी ये वाला बनकर तैयार हो जाएगा आपका। उसी तरह का दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर हम देखिए दूसरा एग्जाम्पल अगर मानते हैं K3Al देखिए दूसरा एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे आप, देखिए K3AlC2O4 का होल प्राइस। देखिए तो बाहर वाला जो हिस्सा दिया है उसको सबसे पहले नाम लिखते हैं। देखिए बाहर वाला हिस्सा का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले बाहर वाले हिस्से का साधारण नाम पोटेशियम, पोटेशियम दिया हुआ है तो पोटेशियम लिखेंगे, हो गया पोटेशियम। अच्छा अब क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पोटेशियम हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए रूल के हिसाब से अगर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसके बाद बड़े कोष्टक के अंदर जाएंगे और लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो बड़े कोष्टक के अंदर जाएंगे और लिगेंड का नाम लिखते हैं। देखिए लिगेंड का नाम लिखने से पहले 3 है तो उसके लिए हम ट्राई का यूज करेंगे, ट्राई का। तो देखिए पोटेशियम ट्राई लगाएंगे, ट्राई। अब C2O4 जो दिया है इसका नाम देखिए ऑक्जेलेटो होता है, ऑक्जेलेटो, इसका नाम लिखेंगे ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो होता है। देखिए पोटेशियम का नाम लिख लिया, ट्राई, लिगेंड का नाम लिखने से पहले हमने ट्राई लगाया, ट्राई ऑक्जेलेटो। इतनी बात क्लियर। आगे देखिए एल्युमिनियम, इसका नाम देखिए साधारण नाम एल्युमिनियम होता है लेकिन इसके बाहर धनायन वाला हिस्सा है तो इसके नाम में 8 लगाकर लिखेंगे, इसके नाम में 8 लगाकर लिखेंगे तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। इसका नाम में 8 लगाकर, एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम में 8 लगाकर लिखेंगे तो एल्यूमिनेट हो जाएगा, एल्यूमिनेट यहाँ पे लिखेंगे। तुमको कहने में बात सुनिए, एल्यूमिनेट हो जाएगा, ये वाला एल्यूमिनेट हो जाएगा। आगे का मिटाते रहे थोड़ा सा, देखिए एल्यूमिनेट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा, पोटेशियम लिख लिया, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, एल्यूमिनियम केंद्रित है तो परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं। देखिए K3 कितना है, K कितना है 3, तो +3 हो जाएगा। प्लस में इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो तो इसको x मान लेते हैं, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैंने लिखा है -2 होती है। देखिए -2 होती है तो 3 -2 -6 हो जाएगा। देखिए तो -6 बराबर 0। अगर हम इसमें देखिए घटाएंगे तो x -3 हो जाएगा, x -3 बराबर 0। अगर हम पक्षांतर उसको 3 को उधर ले जाते हैं तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो देखिए इसकी रोमन संख्या नाम, इसकी रोमन संख्या में हम लोग लिखते हैं, रोमन संख्या में 1 2 3, देखिए रोमन संख्या में हम लोग ऐसे लिखते हैं। इतनी बात क्लियर। इसी को देखिए
ऑक्सीकरण संख्या पहले पोटेशियम पहले नाम लिखा, साधारण नाम पोटेशियम। फिर देखिए ट्राई ऑक्जेलेट, इस 3 के लिए ट्राई का यूज किया गया है। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखे हैं। इसके बाद फिर एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम का अगर बाहर देखिए बड़े कोष्टक के बाहर धनायन आया है तो इसके लिए हम एल्यूमिनेट का प्रयोग किए। ध्यान दीजिएगा बाहर बड़े कोष्टक के अगर बाहर अगर धनायन आएगा तो नाम में 8 लाकर लिखते हैं, बच्चे यही गलती कर देते हैं। देखिए एल्यूमिनेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एल्यूमिनेट इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, +3 आएगी। तो इसको रोमन संख्या में इसको +3 लिख देते हैं, ये आपका एपिसिलियम बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं दूसरा एग्जाम्पल मिटाकर लिखूंगा अभी। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए NiCO4 Ni से देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले धनायन का नाम नहीं दिया है। अब धनायन का नाम नहीं दिया है तो देखिए निकेल, देखिए धनायन का अगर नाम नहीं दिया है तो अब धनायन का नाम देखिए नहीं दिया है तो रूल नंबर 2 में चले जाइए, बड़े कोष्टक के अंदर जाते हैं। तो बड़े कोष्टक के अंदर चाहिए, बड़े कोष्टक के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए अब CO का यहाँ पे देखिए लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड का नाम यहाँ पर लिखते हैं पहले हमेशा यहाँ पर अगर 2 3 4 दिया है तो उसको हम लिखते हैं टेट्रा। देखिए 4 दिया है तो उसके लिए हम टेट्रा का यूज कर रहे हैं। देखिए तो लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम लोग टेट्रा लगाएंगे। देखिए टेट्रा, टेट्रा। देखिए CO से क्या होता है, कार्बोनिल होता है। CO से कार्बोनिल होता है, ये लिगेंड है। ये देखिए इस उदासीन लिगेंड होता है। जो CO है कार्बोनिल, ये उदासीन लिगेंड होता है। तो यहाँ पे देखिए CO के लिए हम कार्बोनिल लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल हो गया। देखिए टेट्रा कार्बोनिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए NI से क्या होता है, यहाँ देखिए बाहर बड़ा कोष्टक नहीं दिया तो इसका साधारण नाम लिखेंगे। बाहर अगर कुछ नहीं दिया है धनावेशित, देखिए यहाँ धनावेशित भाग नहीं दिया है, जो आयनिक मंडल होता है यहाँ धनावेशित नहीं दिया है तो यहाँ पे साधारण नाम लिखेंगे। जो निकिल है इसका निकिल ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर बाहर धनायन देगा तो यहाँ पे इसके साधारण नाम में 8 लाख लिखते हैं। तो देखिए निकिल है तो निकिल ही लिखेंगे इसका लिए। तो निकिल हम लोग लिख देते हैं। देखिए निकिल, निकिल। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। देखिए क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है और उदासीन लिगेंड का जो ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होती है और इसका यक्स होता है। तो आप इसका यक्स निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालेंगे तो 0 आएगी। तो यहाँ पे हम छोटे कोष्टक में 0 लगाकर लिख देंगे। ये आपका एपिसिलियम हो गया। अब देखिए इस बारे में देखेंगे तो देखिए बाहर हिस्सा नहीं दिया है, बाहर धनावेशित हिस्सा नहीं दिया है तो बड़े बड़े कोष्टक के अंदर जाएंगे और लिगेंड को देखेंगे। लिगेंड ये है। अब लिगेंड के आगे देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 अगर लगा है तो इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। देखिए 6 के लिए हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा। और देखिए H2O के लिए हम क्या लिखे यहाँ पे, H2O देखिए एक्वा होता है, H2O के लिए एक्वा, तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ भी अगर बाहर नहीं दिया है तो इसका साधारण नाम, अगर इस साइड धनावेशित लिगेंड नहीं दिया है इसका साधारण नाम ही लिखेंगे। सिर्फ धनावेशित वाले केस के लिए 8 का प्रयोग करते हैं इसके नाम में। तो सिर्फ देखिए यहाँ पे Fe जो दिया है इसका साधारण नाम लिख देंगे फेरस, इसके लिए हम लोग फेरस लिख देंगे साधारण नाम। और इसके बाद देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग लिखेंगे। फेरस के जस्ट बाद तुरंत हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। जब भी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं तो उसके साथ साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में उसके साथ लिखी जाती है हमेशा। तो देखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए Fe के जब निकालने होगी तो जिसको निकाल लेते हो उसको हम x मान लेते हैं, यक्स। अब H2O6 देखिए H2O क्या होता है कि यहाँ पे देखिए उदासीन लिगेंड है, मैंने लिखा है उदासीन लिगेंड, इसकी 0 होती है, इसकी ऑक्सीकरण 0 होती है तो इसके लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस लगा माइनस लगा देंगे। Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1, Cl की संयोजकता -1 होती है और -1 और कितना दिया है 3, तो -3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए अब 3 को उधर लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे उधर ले जाएंगे तो देखिए यक्स +3 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग रोमन पद्धति में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। देखिए 3 लिख देंगे रोमन पद्धति में। अब इसके बाद देखिए Cl3 यहाँ पे दिया है तो यहाँ पर हम जानते हैं Cl3 Cl2 उसके लिए मतलब नहीं, हमेशा उसके लिए क्लोराइड का यूज करते हैं। तो Cl3 दिया है तो उसके लिए हम क्लोराइड लिख देंगे।
क्लोराइड लिख देते हैं बस। इतनी बात समझ में आई। हेक्सा एक्वा फेरस थर्ड क्लोराइड लिख देते हैं बस। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया कि देखिए हेक्सा बाहर धनावेशित नहीं दिया था, इसलिए हम बड़े कोष्ठक के अंदर गए। और H2O6 लिगेंड को देखिए, लिगेंड में 2 3 4 5 6 यहाँ पे कुछ भी रहेगा उससे आगे लिख देंगे हेक्सा। फिर इसके बाद देखिए H2O6 का हमने नाम लिखा एक्वा, H2O का नाम लिखा एक्वा। फिर इसके बाद देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा फेरस, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने लिखी थर्ड। फिर इसके बाद इसका नाम लिखा क्लोराइड। यहाँ पे Cl2 हो Cl4 हो कुछ उससे हमसे मतलब नहीं है, इसके लिए क्लोराइड का यूज किया जाता है, क्लोराइड हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे लिखा था कि जब भी दो एक साथ अगर लिगेंड आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखते हैं। देखिए इसका अगर हम बनाएंगे तो देखिए बाहर वाला हिस्सा कुछ नहीं दिया है, बाहर धनात्मक हिस्सा नहीं दिया है, तो बाहर धनात्मक हिस्सा नहीं दिया है तो बड़े कोष्ठक के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बड़े कोष्ठक के अंदर। बड़े कोष्ठक के अंदर जाएंगे और देखेंगे लिगेंड कहाँ है। देखिए लिगेंड यहाँ पे है, यहाँ पे लिगेंड है। देखिए लिगेंड के लिए हमने बताया अभी कि लिगेंड को खोजेंगे, लिगेंड छोटे कोष्ठक में मिल गया। अब इसके आगे देखिए 6 लगा है, 6 लगा है तो आपको अब बात सवाल प्रश्न यहाँ उठेगा कि सबसे पहले इसी को क्यों लिखेंगे, इसको क्यों नहीं लिखेंगे। देखिए हमने अभी लिखा है यहाँ पे कि जब दो लिगेंड हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर प्राथमिकता देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर प्राथमिकता देते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए H2O6 को क्या कहते हैं? एक्वा, एक्वा कहते हैं। जबकि CH क्लोराइड, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार देखिए H2O6 को क्या कहते हैं? एक्वा। H2O6 को क्या कहते हैं? एक्वा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिएगा H2O6 को हम लोग एक्वा कहते हैं। H2O6 को हमने एक्वा कहा। Cl3 से क्लोराइड होता है तो क्लोराइड यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर देखिए ए सबसे पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में कि सबसे पहले C आता है। तो अब आपका उत्तर रहेगा कि ए आता है, तो ए आता है तो ए के लिए हमने क्या ए किसमें लगेगा? H2 के लिए, क्योंकि H2 एक्वा का होता है तो ए उसके लिए आता है। तो H2O को सबसे पहले हम लोग इसमें प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता सबसे पहले उसकी दी जाती है। तो उसके लिए हेक्सा का यूज करेंगे उसके लिए आगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बता दिया कि आपको जो पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया तो H2O6 के लिए हम लोग एक हेक्सा लगाएंगे सबसे पहले। उसके नाम लिखने से पहले, लिगेंड का नाम लिखने से पहले हमेशा यहाँ पे 2 3 4 5 6 को देखेंगे, अगर आ जाएगा तो उसके लिए हम यहाँ पे हेक्सा लगा देंगे। और H2O6 H2 के लिए एक्वा, H2 के लिए एक्वा हो गया, H2 के लिए एक्वा। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं हेक्सा एक्वा। अब देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे Cl3 दिया है, Cl3 दिया है तो अब इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। लिखिए देखिए Cl3 हो Cl2 हो उसके लिए हमसे मतलब नहीं है, इसमें देखिए क्लोराइड दो लगा कर लिखते हैं। इसमें अगर भीतर अगर आ गया तो दो लगा कर लिखते हैं। क्या लगा कर लिखते हैं? दो। देखिए यहाँ पे क्लोराइडो लिखा जाएगा। हम यहाँ पे भीतर आ गया ना तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? क्लोराइडो लिखेंगे। देखिए हेक्सा एक्वा Cl3 के लिए क्लोराइडो लगा कर लिखते हैं। अगर बड़े कोष्ठक के अंदर Cl3 दो लिगेंड आ जाए तो एक का नाम ऐसे लिख देते हैं, Cl3 आ गया तो इसका नाम लिखते समय हम लोग दो लगा लिखते हैं, क्लोराइडो लिखा जाएगा यहाँ पे। देखिए देखिए हेक्सा एक्वा क्लोराइड हो गया, हेक्सा एक्वा क्लोराइड। और देखिए यहाँ पे बाहर हिस्सा नहीं दिया है कुछ भी धनायन वाला, तो इसका साधारण नाम क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमियम। क्रोमियम। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी हमको। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालकर रोमन पद्धति में यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो, जिसकी क्या केंद्रीय धातु परमाणु की ही निकाली जाती है, तो इसको x मानेंगे, इसको x मान लेते हैं। देखिए इसको x मान लेते हैं। फिर देखिए प्लस H2O6 का हमने बताया कि 0 होता है, एक्वा का 0 होता है, तो उसके लिए हमने 0 लगाया। 0 का यूज करते हैं, 0 हो गया। अब देखिए अब Cl3 का जानते हैं Cl के संयोजकता -1 होती है। कितना है? 3 है, -3। जितना दिया रहेगा उससे गुणा कर देते हैं तो -3। देखिए -3 बराबर 0। देखिए कितना आया? x -3 बराबर 0। 3 को उधर लेकर जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो x +3 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या Cr क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो गई। तो यहाँ पे +3 हम लोग यहाँ पे छोटे कोष्ठक के अंदर रोमन पद्धति में लिख देंगे। देखिए छोटे कोष्ठक के अंदर हम लोग 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, पहले बाहर धनायन का हिस्सा नहीं दिया था तो बड़े कोष्ठक के अंदर गए और लिगेंड को खोजे। जब लिगेंड मिल गया तो उसका नाम लिखने से पहले हमने यहाँ पे देखा 2 3 4 5 6 अगर है तो उसका नाम लिखे हेक्सा। फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा एक्वा। फिर उसके बाद लिखा अगर दो लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में उसका हम
प्रायोरिटी देकर नाम लिखते हैं। जैसे CL3 आ गया, कोलोराइडो इसके बाद लिखा जाएगा, एक्वा उससे पहले आएगा कोलोराइडो। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, साधारण नाम लिख रहे हैं क्योंकि इसके बाहर धनांक ऐसा नहीं दिया, इसे साधारण नाम लिखे। अगर बाहर धनांक ऐसा दिया होता तो यहाँ पे 8 लगा कर लिखते। मैंने बताया था K4 एफिशिएंसी में बताया था कि यहाँ पे फैरेड जैसे हो रहा था, यहाँ पे कोमेट हो जाएगा, 8 लगा कर लिखते हैं तो यहाँ पर कोमेट हो जाएगा। अगर नहीं दिया है तो साधारण नाम लिख दिए। अब अभी इसके ऑक्सीकरण संख्या निकालकर हम लोग रोमन पद्धति में लिखते हैं, तो रोमन पद्धति में ऑक्सीकरण संख्या निकालकर हम लोग लिख दिए। बस ये आपका बन के आईपीसी नेम तैयार हो गया। देखिए आप तो इसी तरह पूरी अगर प्रैक्टिस चाहते हैं अगर पूरा करना तो आप बता दीजिएगा, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं पूरी प्रैक्टिस अगर इस पे चाहिए, कोई क्वेश्चन चाहिए तो उसका आईपीसी नेम बताकर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।